देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर 16 तारीख को होने हैं विधानसभा के चुनाव और हमने आपसे वादा किया है कि चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर आज तक लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। लोकसभा चुनाव में 379 दिन है बाकी और इसी वजह से आज का ये दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज संसद में जिस तरह से चुन चुनकर विपक्ष पर निशाना साधा गया, उसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री के एक एक शब्द 2024 के चुनाव में यकीनन बीजेपी के लिए एक तरफ सत्ता पक्ष की लड़ाई को धार देने के काम आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल जो सवाल उठा रहे हैं उनको क्या रफ्तार मिल पाएगी, क्योंकि विपक्ष के एक एक आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से न सिर्फ जवाब दिया गया बल्कि बीच बीच में शेरो शायरी के जरिए इनडायरेक्ट तरीके से राहुल गांधी पर उन्होंने करारा वार भी किया। काका हाथरसी का शेर पढ़ा, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखा सीन। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक एक आरोपों का जवाब दिया गया। उनकी ओर से यूपीए सरकार के 10 सालों के कामकाज का जिक्र करते हुए ये कहा गया कि कैसे 2004 से 2014 का ये जो साल यूपीए सरकार का था वो घोटालों के साल के रूप में जाना जाता है, जबकि मोदी साल के अगर 9 सालों के कामकाज को देखें तो न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों का भरोसा बढ़ा है बल्कि दुनिया भर में लोग अब उम्मीदों से भारत की तरफ देख रहे हैं। विपक्ष पर और किस तरह से तंज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कश्मीर में तिरंगा फहराने को लेकर 1992 की घटना का कैसे जिक्र किया, जब एक तरफ आतंकवादी चुनौती दे रहे थे तो दूसरी तरफ उन्होंने ललकारते हुए कश्मीर के लाल चौक पर फहराया था तिरंगा। पहले प्रधानमंत्री की बात सुनिए, उसके बाद आज के कुछ और बिंदुओं पर डालेंगे प्रकाश। यहां जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई, जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई, और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था, और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे, और उस दिन वो 24 जनवरी थी। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया, उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे, मैंने कहा था कि आमतौर पर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहराऊं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूकें बम फोड़ रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। मुझे खुशी है, कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था, कुछ लोगों को ऐसा कहते थे कि तिरंगे से
जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रहार बताता है कि 2024 का संग्राम कितना भीषण रहने वाला है। चुन चुनकर एक एक सवाल का वो जवाब देते हुए अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जहां लगातार नरेंद्र मोदी को घेर रही है, तो वहीं उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से घोटालों की लिस्ट कांग्रेस के शासन की कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने रख दी है। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले, कश्मीर का जिक्र और लाल चौक का जिक्र पीएम की ओर से इसलिए किया गया क्योंकि हाल ही में हम सब ने देखा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 30 जनवरी को राहुल गांधी ने किस तरह से लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल ये बताना चाहते थे कि 370 हटने के बाद वहां पर किस तरह की सुरक्षा आई है। अब कोई भी जाकर वहां पर तिरंगा झंडा फहरा सकता है। बीजेपी लगातार जो दावे करती है, वहीं नरेंद्र मोदी आगे बढ़े। पीएम पर जिस तरह के शब्दों के बाढ़ कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाए जाते हैं, अब उन्होंने इशारे में बता दिया है कि 2024 के लिए तमाम अभद्र शब्दों का इस्तेमाल जो उनके खिलाफ किया जाता है, उसी को वो सबसे बड़ा हथियार बनाने वाले हैं। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से क्या कुछ कहा गया सदन के भीतर, अब वो सुनिए। जो अहंकार में डूबे होते हैं, जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है, सब हमारा ये सही है, ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा। मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिल्कुल अलग ही तेवर में नजर आए। लंबा चौड़ा उनकी ओर से भाषण देते हुए ये कहा गया कि दरअसल उनके पास 140 करोड़ भारतीयों का सुरक्षा कवच है, जिसके बलबूते लगातार हिंदुस्तान तरक्की की नई नई राह चल रहा है और दुनिया भर के दूसरे तमाम मुल्क जो इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं आर्थिक मोर्चे पर, उस समय भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन वहीं अडानी के मुद्दे पर बार बार प्रधानमंत्री को बीजेपी की सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से कही गई, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के कल दिए गए बयान पर भी आज जमकर हंगामा हुआ। कैसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर हुई नोकझोंक, आरोप प्रत्यारोप के बाढ़ चले, अब जरा वो जानिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ। ये दामाद श्री की फोटो है सर, वो भी बैठे हुए हैं सर, बाकी उनकी बहुत सी फोटो है। राहुल गांधी जी सही जगह पे निशाना साधा। राहुल गांधी जो तीर चलाई वो सीधा निशाने पे पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके अंदर खलबली मच गए हैं।
ऐसे बेबुनियाद कोई बेसलेस आरोप उन्होंने किया है। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा। संसद में आज पीएम मोदी ने भाषण दिया तो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार थे वो। अडानी के शोर में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोटालों की याद दिलानी शुरू कर देश के लोगों के लिए सफा दिया। अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और सीडब्ल्यूजी घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। ऊर्जा का किसी भी देश के विकास में अपना एक महात्म्य होता है और जब दुनिया में भारत की ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी, इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई। पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए। कोयला घोटाला चर्चा में आ गया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे। संसद में पीएम ने कांग्रेस पर हमलों की बौछार की तो संसद से बाहर निकलते ही राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बोले पीएम मोदी अडानी पर कुछ नहीं बोले। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। आप देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर, इस पर आप क्या नहीं, वो तो ठीक है। मतलब मेरा कहना है ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण नहीं है। आज संसद के दरवाजे खुले तो एक बार फिर अडानी की गूंज सुनाई। विपक्ष आरोपों की लिस्ट लेकर तैयार था तो सरकार हर आरोप का जवाब देने के लिए कमर कस कर आई थी। लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। Completely infused with insinuations against the Honorable Prime Minister, and that is what we are objecting to. It's one thing to say it's valuation, don't you understand it? Please, all right, quote the valuation. But they are subtly and overtly, repeatedly insinuating against the Honorable PM. That's what we are objecting. अडानी की बढ़ती संपत्ति पर सवाल खड़े हुए, अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सवाल खड़े हुए, अडानी को दिए जा रहे प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े हुए। विपक्ष भी गरजा, सरकार भी पलटवार करने से नहीं चूकी। राहुल जी की भाषण होने के बाद सारे माहौल एक नया दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह लगता है कि राहुल जी वर्सेस बीजेपी की जंग छिड़ गई है। तो ये मैं ये समझूं कि ये राष्ट्रपति अभिभाषण नहीं, ये राहुल जी वर्सेस बीजेपी हो रहे हैं। हर व्यक्ति ने, अरे प्रधानमंत्री जी के आने का पहले बहुत सारे ये लेफ्टिनेंट जनरल, सारे ब्रिगेडियर जनरल को यह तैनात किया गया सिर्फ राहुल जी को ठोकने के लिए। इससे यह पता चलता कि राहुल जी हैज टेकन द राइट कॉर्ड
of the BJP party's inefficiencies. ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। राहुल गांधी खुद आपको पप्पू बना दिया, आपको पप्पू बना दिया। मैं एक स्पष्ट बात रखना चाहता हूँ, इन्हीं के खुद के नेता जिनके कहने के बगैर ये कुछ नहीं करते, ऐसे नेता की संपत्ति तो पब्लिक डोमेन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वो पब्लिक डोमेन में डालते हैं। वो पब्लिक डोमेन की संपत्ति है, देख लें कि 2014 में इनके नेता की संपत्ति कितनी थी और आज इनके नेता की संपत्ति क्या 18 गुना बढ़ी है कि नहीं, क्या 16 गुना बढ़ी है कि नहीं, ये देखें कि उनकी संपत्ति, स्वयं की व्यक्तिगत संपत्ति कैसे 16 गुना बढ़ी, ये मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। संसद भवन में वाद विवाद के बीच तल्खियां भी नजर आई, तो वहीं इस गर्मी के बीच नरमी भी दिखी, क्योंकि शेरो शायरी, शायराना अंदाज आज अलग अलग सांसदों का दिखा, जिसके बाद जिस तरह का माहौल संसद भवन के भीतर था, उसके बाद लोगों के चेहरे भी मुस्कुरा उठे, खिल उठे। एक तरफ सभापति महोदय का भी शायराना अंदाज दिखा, तो नेता प्रतिपक्ष ने भी शायराना अंदाज में तंज कसा और अपनी बातें रखी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कई शेर सुनाए। देखिए हमारे सांसदों का शेरो शायरी वाला ये अंदाज सदन के भीतर। आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बार बार गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। कांग्रेस वालों जितनी बड़ा नहीं है उतनी बड़ा हो दाढ़ी, लेकिन मोदी जी की बहुत ही है मजबूत बॉडी। गालिब, मीर, फैज, फिराक, अमरोही, कैफी आजमी जैसे बड़े शायरों की आत्माएं आज संसद में घुस आई थी। हर आदमी शायराना मूड में था। विरोध करना हो तो शायरी, निशाना साधना हो तो शायरी, अपनी बात बतानी हो तो शायरी। आज का दिन शायराना शायराना है। ये कह कर के हम, ये कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कहा ना, आज का दिन ही शायराना था। शायरी का सियासत से भी गहरा रिश्ता रहा है। पीएम मोदी ने सदन में काका हाथरसी को याद किया और उनका एक दोहा भी चिपका दिया। आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। तुम्हारे पांव के नीचे, दुष्यंत कुमार से लेकर गालिब तक को याद किया गया। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। तालियां बजी तो हंगामा ठहाकों में भी तब्दील होता नजर आया। संदेश भी दिया गया कि जरा सा तौर तरीके में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर है, आस्तीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। प्रधानमंत्री ने तंज के लिए सिर्फ शायरियों को ही नहीं चुना, बल्कि कहानियों किस्सों के जरिए भी निशाना साधा। एक बार जंगल में दो नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे
उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए, और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, करे क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे शेरो शायरी का हुनर एक दूसरे पर तंज कसने के लिए कितना काम आता है और उसके बाद माहौल किस तरह से बदल जाता है, वो आपने सदन के भीतर की आज की तस्वीर देख ली है। अब एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। गाजियाबाद कोर्ट में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक तेंदुआ कोर्ट परिसर के भीतर घुस आया और उसने कई लोगों पर जबरदस्त तरीके से हमला भी कर दिया। 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। आपको बताते चले, तेंदुए के हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं। कोर्ट कैंपस में तेंदुए की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन अभी तक वो पकड़ में नहीं आया है। इसी खबर के साथ शंखनाद में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।